Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you. लास्ट जो लेक्चर था हमारा जो कल हुआ उसमें हमने फ्लूइड मोशन से रिलेटेड एक जो कॉन्सेप्ट है फ्लूइड ट्रांसलेशन और उसके बाद फ्लूइड रोटेशन को डिस्कस किया। मतलब जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज फ्लूइड रोटेशन। फ्लूइड रोटेशन में हमने ये कहा था कि उसमें ये जो एक डायग्राम थी कि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक फ्लूइड पार्टिकल था रेक्टेंगुलर शेप में। उस रेक्टेंगुलर शेप में उसकी जो एक साइड थी उसकी लेंथ ओ ए थी जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था और उसकी जो लेंथ है उसको हमने डेल्टा एक्स का नाम दे दिया था। इसी तरह जो वाई डायरेक्शन में हमारे पास उसकी जो लेंथ थी दैट वाज डेल्टा वाई और आफ्टर डिफॉर्मिंग और आफ्टर sometimes delta t that particle take into this form। इसने अपनी जो न्यू पोजीशन ली दैट वाज दिस एंड during this deformation or overall change in fluid particle that was distributed into two different components। First was rotational component of deformation as second was angular deformation। एक को हमने एंगुलर डिफॉर्मेशन का नाम दिया, एक को हमने रोटेशन का नाम दिया। जो रोटेशन थी उसमें हमने अगर एक एंगल को डेल अल्फा ले लिया था, दूसरे एंगल को डेल बीटा ले लिया था, तो डेल बीटा नेगेटिव डायरेक्शन में था, तो इस वजह से हमने दोनों साइडों पे जो एवरेज एंगुलर एवरेज रोटेशनल या एवरेज रोटेशन आई थी उस दोनों को हमने क्या कहा कि हमने दोनों साइडों पे हाफ ऑफ लेंथ ले लिया कि डेल अल्फा माइनस डेल बीटा ओवर 2 या हाफ ऑफ डेल अल्फा डेल बीटा। फिर ओवरऑल चेंज आई डेल अल्फा इस डायरेक्शन में, मतलब जो बेस थी, और रोटेशन कंपोनेंट उसमें से जो बना दैट वाज हाफ ऑफ डेल अल्फा माइनस डेल बीटा। तो फिर डेल अल्फा में से हाफ ऑफ डेल अल्फा माइनस डेल बीटा को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हाफ ऑफ डेल अल्फा प्लस डेल बीटा आ गया था। और इसी तरह ये डेल बीटा नेगेटिव था, इस नेगेटिव डेल बीटा में से इसको माइनस किया माइनस हाफ ऑफ डेल अल्फा माइनस डेल बीटा को, तो मेरे पास ये नेगेटिव डिफॉर्मेशन थी, नेगेटिव डायरेक्टेड थी, क्लॉकवाइज थी, तो इसका आंसर आता था -1/2 डेल अल्फा प्लस डेल बीटा। ये वो चीज़ है जो कि डिस्कस की गई थी कल। ये तमाम वैल्यूज हमने साथ साथ देखी और फिर इसी को एक फर्दर हमने जो है रोटेशन कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जी डायरेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए भी फर्दर जो है सिंप्लीफाई किया था और ये रिजल्ट्स हमने ड्राइव किए थे। तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा था जहां पे हमने डिस्कशन छोड़ी थी कि जो इसकी ये जो ओवरऑल डिफॉर्मेशन आई थी ओमेगा, वो आई थी हाफ ऑफ डेल क्रॉस वी। यहां से आज हमने स्टार्ट करना है, दैट वाज हाफ ऑफ डेल क्रॉस वी। अब it's worth noting that we should not confuse rotation of a fluid particle with flow consisting of circular streamline or vortex flow। अब याद रखें कि बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि फ्लूइड पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रीमलाइन या वर्टेक्स फ्लो में। As we will see in example 5.6, in such a flow particles could rotate as they move in a circular motion but they don't have to। क्या मतलब है कि हमारे पास एक तो होता है कि फ्लूइड पार्टिकल रोटेट हो, जैसे कि ये फ्लूइड पार्टिकल था, इसके अंदर जेन्युइन एंगुलर चेंजेस आई एंड जेन्युइनली वो रोटेट हुआ। एक होता है कि ओवरऑल फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड पार्टिकल रोटेट हो रहा है। एक होता है कि फ्लूइड, आपने देखा होगा किसी जगह पे घूम रहा होता है बहुत सारा पानी,
वो रोटेशन और है और फ्लूइड पार्टिकल की रोटेशन और चीज होती है। उसके घूमने को, उस वर्टेक्स फ्लो को हम इन ट्रू सेंस रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल का नाम नहीं देते। उस रोटेटिंग फ्लो को, उस वर्टेक्स फ्लो को या सर्कुलर स्ट्रीमलाइंड फ्लो को, उसको हम डायरेक्ट ये नाम नहीं दे सकते कि वो रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल है। व्हेन माइट वी एक्सपेक्ट टू हैव, ये यहाँ पे ना इसकी एक एग्जांपल का वो दिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये जो चीज़ है कि टेंजेंशियल मोशन है, सर्कुलर स्ट्रीम लाइंस हैं, यानी कि सिर्फ थीटा वैल्यूज हैं हमारे पास। तो रोटेशन, वर्टिसिटी और सर्कुलेशन, ये तमाम वैल्यूज हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। खैर वो हम बाद में देखते हैं कि इसकी जो रोटेशन की वैल्यूज आई थी वो क्या आई थी। मैं अब इसी को कंटिन्यू करता हूँ टॉपिक को। ओके, one possibility is that we start out with a flow in which the particles already have rotation. अब जब भी फ्लूइड पार्टिकल्स के अंदर रोटेशन होती है, रोटेशन, ट्रू रोटेशन होने का मतलब क्या है कि ये जो रोटेशन का जो फार्मूला ड्राइव किया ना ओमेगा, उसकी नॉन जीरो वैल्यू आए। One possibility is that we start out with a flow in which the particles are already have rotation, कि एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास जो फ्लूइड पार्टिकल्स इन मोशन है वो भी जेन्युइनली क्या हो रहे हो, रोटेट हो रहे हो, वो भी क्या हो रहे हो, रोटेट हो रहे हो। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? On the other hand, if we assume the particle are not initially rotating, particle will not only begin to rotate if it experience a torque caused by a surface shear stress, the particle body force and normal forces may accelerate and deform the particle. अच्छा, एक तो ये कि फ्लूइड पार्टिकल पहले से मूव कर रहे थे, दूसरी तरफ ये हो सकता है ऑन द अदर हैंड, अगर हम पार्टिकल इनिशियली जो है वो रोटेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू सरफेस शियर स्ट्रेसेस कुछ ऐसा हुआ कि उन सरफेस शियर स्ट्रेसेस की वजह से फ्लूइड पार्टिकल के अंदर डिफॉर्मेशन आ गई या चेंज होना शुरू हो गए, बट कांट जनरेट अ टॉर्क। अच्छा सॉरी, द पार्टिकल बॉडी फोर्स एंड नॉर्मल फोर्सेस में एक्सेलरेट एंड डिफॉर्म द पार्टिकल। तो क्या है, बॉडी फोर्स जो है वो उसको एक्सेलरेट और डिफॉर्म तो कर सकेंगे, लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। We can conclude that rotation of the fluid particle will always occur for flow in which we have shear stresses। यानी कि ये कह लें कि shear stresses जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेंगी तब तक इन ट्रू सेंस रोटेशन का होना पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 2 के अंदर भी उसने बताया हुआ है कि हमने ये कहा था कि विस्कस फ्लूइड पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स तभी होती है जब उसके ऊपर शीयरिंग फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। ये तो खैर उसने वो प्रीवियस उसका हवाला एक दिया है। फ्लो, फ्लोज फॉर विच नो पार्टिकल रोटेशन अकर्स आर कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। ये एक डेफिनेशन आ गई है इरोटेशनल की, कि जिसमें हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल्स में रोटेशन ना हो उनको इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। Although no real flow is truly rotational, it turns out that many flows viscous effects are often negligible। लेकिन ये याद रखिएगा, successfully studies by assuming the inviscid irrotational because viscous effects can often negligible। हमेशा फ्लूइड पार्टिकल जब भी मूव करते हैं तो उनकी डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स के दरमियान और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाउंड्री या बाकी दीगर इफेक्ट्स की वजह से ज़रूर ज़रूर शीयरिंग फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, और जहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं वहाँ पे पक्की बात है कि रोटेशन होगी या एंगुलर डिफॉर्मेशन होगी। तो इरोटेशनल वाला तो चक्कर ही कोई नहीं कि, तो जो रियल फ्लूइड्स हैं, रियल दो तरह के फ्लोज होते हैं, एक रियल फ्लो, एक होते हैं आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लोज आप किसी भी टाइप का मान सकते हैं
कि उनकी कोई इरोटेशनल होंगे या फिर इनविसिड होंगे, विस्कोसिटी जीरो होगी। लेकिन रियल फ्लूइड जो होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ट्रूली इरोटेशनल नहीं होते, क्योंकि किसी न किसी हद तक थोड़ी बहुत उनके अंदर शेयरिंग फोर्सेस होती हैं और वो जरूर रोटेट करते हैं। ये उसने कहा कि चैप्टर 1 और 6 के अंदर इसके एग्जांपल से, वी जस्ट नीड टू अवेयर दैट इन एनी फ्लो देयर विल ऑलवेज बी अ रीजन इन विच द विस्कस इफेक्ट्स कांट बी इग्नोर्ड। हाँ ठीक है, कहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इरोटेशनल करने के लिए कह देते हैं कि हम विस्कस इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर टाइप के फ्लो के अंदर ऐसे रीजन्स ज़रूर मौजूद होते हैं जहां पर आप मौजूद होने वाले विस्कस इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। द फैक्टर ऑफ हाफ कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इक्वेशन। अब दोबारा ये यहाँ पे सारी सिर्फ रोटेशन के बारे में बात करके कि रोटेशन क्या है, जिन फ्लूइड पार्टिकल्स में रोटेशन ना हो उनको इरोटेशनल कहते हैं, और इरोटेशनल एग्जिस्ट नहीं करते। रियल फ्लूइड जो होते हैं वो रोटेशनल होते हैं, शेयर स्ट्रेसेस ज़रूर मौजूद होते हैं। ये सारी बातें करने के बाद दोबारा वो हमें इसी इक्वेशन की तरफ ले आया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 डेल क्रॉस वी। इस 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि किसी तरीके से एलिमिनेट करते हैं। कैसे? डेल क्रॉस वी को इधर रहने दें, 2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, तो इस इक्वेशन से क्या बनेगा देखें, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 2 ओमेगा। क्या बन जाएगा? डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 2 ओमेगा। देखें, और इस 2 ओमेगा को या डेल क्रॉस वी को एक नया नाम दे दिया हमने, क्या? एक्साई। और इसका नाम क्या रखा? वर्टिसिटी। वर्टिसिटी। और वर्टिसिटी क्या है? वर्टिसिटी इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एज इट मूव्स इन द फ्लो फील्ड। के जब भी कोई फ्लूइड एलिमेंट किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर मूव करता है, तो उसके अंदर आने वाली रोटेशन को, यानी कि किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के फ्लूइड फील्ड में आने वाली रोटेशन की जो मेजरमेंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं? वर्टिसिटी का नाम देते हैं। तो ये हो गया वर्टिसिटी की, ये होगी वर्टिसिटी की डेफिनेशन। सिलेंड्रिकल फॉर्म में वर्टिसिटी को लिखते कैसे हैं? डेल क्रॉस वी को हमने कार्टियन फॉर्म में तो कह दिया था कि ये 1/2 के अंदर ये जो सारी की सारी ये जो ब्रैकेट है ना 5.13 में, ये पार्शल डब्ल्यू और पार्शल वाई माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल जी आई प्लस पार्शल यू और पार्शल जी माइनस पार्शल डब्ल्यू और पार्शल एक्स जे प्लस पार्शल वी और पार्शल एक्स माइनस पार्शल वी और पार्शल वाई, ये डेल क्रॉस वी है। तो यही डेल क्रॉस वी इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? वो ये होगा डेल क्रॉस वी। ये वर्टिसिटी है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो चीजें होगी, अब आपने ध्यान रखना साथ साथ। ओमेगा क्या है? ओमेगा वाज रोटेशन, जो कि हाफ ऑफ डेल क्रॉस वी है। ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल। इसमें अब डेल क्रॉस वी को हमने एक नया नाम दे दिया, इसका नाम सर्कुलेशन रख दिया। तो अब हम दो काम कह सकते हैं, दो नाम ले सकते हैं, दो तरीकों से कह सकते हैं। क्या? कि ओमेगा क्या थी? रोटेशन। रोटेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कुलेशन। देखे ना, ये हमने इसको, सॉरी, हाफ ऑफ वर्टिसिटी, हाफ ऑफ वर्टिसिटी, या डेल क्रॉस वी को वर्टिसिटी का, वर्टिसिटी इज डबल ऑफ रोटेशन। तो दोनों तरीकों से ही इसको बताया जा सकता है। उसके बाद एक नया, ये यहां तक दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक्साई जो है दैट इज वर्टिसिटी, ओमेगा इज रोटेशन। तो वर्टिसिटी इज डबल ऑफ रोटेशन या रोटेशन इज हाफ ऑफ वर्टिसिटी। तो वर्टिसिटी और रोटेशन का तो आपस में एक रिलेशन आ गया। अब चलते हैं सर्कुलेशन की तरफ, न्यू टॉप, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट। सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन गैमा is defined as the line integral of tangential velocity and tangential velocity component about any closed curve fixed in the flow। क्या है ये हमारे पास?
line integral, it is line integral of tangential velocity about any closed curve, किसी भी क्लोज कर्व का लाइन इंटेग्रल ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, इंटेग्रल v डॉट ds। हाँ, इस सिंबल को जीटा आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्साई भी इसी से मिलता जुलता होता है, तो जीटा, ये हमारे पास वो गैमा टाइप नोटेशन है। और ये क्या है हमारे पास, इट इज सर्कुलेशन। ds क्या है इसमें हमारे पास, एलिमेंट वेक्टर टेंजेंट टू द कर्व हैविंग द लेंथ ds। A positive sense corresponds to a counterclockwise path। ये उसके बाद इसी की वो जस्टिफिकेशन वेक्टर एनालिसिस के अंदर, कि हमारे पास इसकी जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल है उसको वेल we can develop a relationship between the circulation and the verticity by considering the rectangular circuit as shown in figure 5.8। हाँ, ये हमारे पास अगर ओरिजिन में कोई भी पॉइंट एट ओरिजिन वो है जहाँ पे इसको वेलोसिटी का कंपोनेंट u है और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट v है, तो आफ्टर सम टाइम t जो वेलोसिटी का v कंपोनेंट होगा वो क्या बन जाएगा। देखिए पहले v ये था ना, v इधर तक आए हैं तो चेंजेस अलोंग x एक्सिस आई हैं, पार्शियल v और पार्शियल x डेल्टा x। u कंपोनेंट ये था तो u के अंदर कितनी चेंजेस आई हैं, u प्लस पार्शियल v और पार्शियल y डेल्टा y। और यही काम हमने कल भी यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इसने अब वेक्टर फॉर्म में बना दिया ये, कि डेल्टा एक्स आई में क्या था कि u के अंदर चेंजेस थी माइनस इनिशियल u, साथ में डेल्टा t जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यही u और v की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज साथ में आई हुई है रेक्टेंगुलर शेप में जो दिया होगा। अच्छा क्या कह रहा है जी अब वो, where the velocity components at O are assumed to be u and v, and the velocities along BC and AC can be derived using Taylor series approximation। क्या है जी, कि डेल्टा गैमा इज इक्वल टू u डेल एक्स प्लस, ये वही चीज़ है एक्चुअली, कि ये मतलब स्टार्टिंग ये हमारे पास वैल्यू है u डेल एक्स, ये यूं आप लोग कह लेना कि पॉजिटिव सेंस में थी तो उसने पॉजिटिव में ले ली, इसको उसने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी तो काउंटर क्लॉकवाइज ले ली, ये जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज की सेंस में नेगेटिव ले लेंगे। और वी को भी, यानी कि आप इसके मिड पॉइंट से देखें ना, तो ये दोनों जो है ये काउंटर, सॉरी वी और ये वाला, ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, और ये दोनों जो हैं ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज हैं। तो यू वाली और वी प्लस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स वाली, इनको पॉजिटिव लिया है, बाद वाले दोनों को नेगेटिव लिया है। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। मैं साथ साथ ना आप लोगों को मौका देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जब दरमियान में आप लोगों से स्टार्ट में म्यूट करने का पर्पज़ ये था मैक्सिमम चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करने का, क्योंकि आप लोग फिर मैं जब म्यूट नहीं करता तो फिर आप लोग अपने माइक्स भी म्यूट ऑप्शन पे नहीं रखते। और दूसरी बात यह कि माइक्स के अलावा आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो साथ साथ उसको देखा भी करें, रिप्लाई भी किया करें। जी, क्लियर है यहाँ तक बात। ओके, अब आप लोग वो कर सकते हैं, अनम्यूट कर भी सकते हैं ना, को क्वेश्चन करना चाहे कोई स्टूडेंट तो अनम्यूट कर सकता हो अपने को।
वेल अच्छा, अब सिर्फ 2 मिनट के लिए आप लोगों को मैं ना वो इसका चैट ऑप्शन आपका जो है ना वो है, ओपन है। अटेंडेंस जल्दी से पुट कर दें ताकि 59 जो कैंडिडेट्स हैं उनके अटेंडेंस को मैं सेव कर लूँ। अटेंडेंस पुट करें फटाफट से। ओके वेल, अब आप लोग नहीं करेंगे। वेल, तो ये जो वैल्यूज़ हैं फिर इनको हम आपस में क्या करते हैं, ऐड करेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि ये माइनस यू पहली टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई हो यू डेल्टा एक्स, तो इस प्लस यू डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगी। और वी डेल्टा वाई इसकी जो पहली टर्म बनेगी वो इस माइनस वी डेल्टा वाई के साथ, तो इधर से भी सेकंड टर्म बच जाएगी, इधर से भी सेकंड टर्म बच, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं। और ये अगर आप गौर से देखें, दैट वाज ओमेगा जी इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रोटेशन थी उसका जी कंपोनेंट है, रोटेशन अबाउट जी एक्सिस है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आप लोगों ने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए थे, तो ओमेगा जी आ गया। या यूं लिख सकते हैं कि ये जो गैमा है दैट इज इक्वल टू हमारे पास सर्कुलेशन जो वैल्यू है उसका फार्मूला, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा जी डी ए। और ओमेगा जी का मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ओमेगा होता था हाफ ऑफ डेल क्रॉस वी। तो हाफ ऑफ डेल क्रॉस वी जब इसकी जगह आप लिखेंगे, टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 2 ओमेगा होता था। तो डेल क्रॉस वी और जी अबाउट जी एक्सिस, यानी कि रोटेशन, पूरी रोटेशन नहीं बल्कि रोटेशन अबाउट जी एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से हमारे पास एक्स वाई में होगा तो अबाउट जी एक्सिस, वाई जी में होगा तो अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स जी में होगा तो अबाउट वाई एक्सिस। ये हमारे पास फार्मूला हो गया सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन फार्मूला भी अब हमने ड्राइव कर लिया। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। कंसीडर फ्लो फील्ड्स विद प्योरली टेंजेंशियल मोशन, कि हमारे पास टेंजेंशियल मोशन है, स्ट्रीमलाइन सर्कुलर है। देखें, एक हमने कहा था फ्लूइड रोटेशन, इनके रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, लेकिन इसमें स्ट्रीमलाइन सर्कुलर है, मतलब ओवरऑल फ्लो थोड़ा सा सर्कुलर शेप में है। फ्लूइड रोटेशन नहीं है यहाँ पे अभी। वी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उसका रेडियल कंपोनेंट जीरो है। और क्योंकि सर्कुलर स्ट्रीम लाइन है तो जाहिर है फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेना पड़ेगा। तो वी आर इज इक्वल टू जीरो और वी थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। इवेलुएट द रोटेशन, वर्टिसिटी, सर्कुलेशन, तीन चीजें मालूम करनी है।
ऑफ अ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, जिसमें सर्कुलर स्ट्रीमलाइंस होती हैं, उसको हमने नाम दिया था कि ये वर्टेक्स फ्लो है। आपने इसके अंदर क्या क्या मालूम करना है? रोटेशन मालूम करनी है, वर्टिसिटी मालूम करनी है, और सर्कुलेशन मालूम। अब रोटेशन तो तब मालूम करेंगे जब रोटेशन का फार्मूला पता होगा, सर्कुलर वर्टिसिटी तो तब मालूम करेंगे वर्टिसिटी का फार्मूला पता होगा। भैया हम जब डेल क्रॉस वी निकाल लेना तो उसको 1/2 पे डिवाइड कर देंगे तो रोटेशन आ जाएगी, और अकेले डेल क्रॉस वी की जो वैल्यू होगी वो वर्टिसिटी होती है। और सर्कुलेशन के लिए अभी हमने देखा कि ओमेगा जी, उसका सिर्फ जी कंपोनेंट। ओके, हाँ ये आ गया जी। आर थीटा प्लेन में ओनली कंपोनेंट ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्टिसिटी आर इन जी डायरेक्शन। वर्टिसिटी का सिर्फ जी कंपोनेंट आएगा, तो क्या आएगा जी? जो हमारे पास है जीटा जी इज इक्वल टू 2 मेगा जी इज इक्वल टू 1/r। ये हमने कहाँ से लिया? ओमेगा जी यहाँ से ये जो है ये ओमेगा एक्स है, क्योंकि ये ओमेगा की ही वैल्यू है, सॉरी 1/2 डेल क्रॉस वी, तो ये 2 मेगा की वैल्यू है। तो इस सारे के अंदर आप लोग डेल क्रॉस वी जब हम निकाल रहे होते हैं तो डेल क्रॉस वी में ये जो सारी वैल्यू होगी, ये सारा सारा हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्साई आर, और ये एक्साई थीटा, और ये एक्साई सॉरी जीटा जी। तो ये थर्ड कंपोनेंट आ गया है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जी का, बिकॉज वी आर इज इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आया? ये दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि वी आर जीरो है। वी आर जीरो होने से ये वाला कंपोनेंट भी उड़ गया, तो जीटा जी क्या बच गया? 1/r पार्शल आर वी थीटा ओवर आर। तो ये जीटा जी आ गया। ओमेगा जी क्या आएगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग वर्टिसिटी निकाल लेते हैं तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ओमेगा जी आ जाएगा। तो 1/2 एक्साइज जी कह लें, या ये 2 को परे ले जाएं, 1/2r पार्शल आर वी थीटा ओवर पार्शल आर। ये आपके पास जो वैल्यू आ गई दैट इज ओमेगा जी। तो ये तो दोनों के फार्मूले हो गए। अब वी थीटा की जगह पे वी थीटा की वैल्यू पुट कर दें। वी थीटा क्या है? एफ ऑफ आर है। तो वी थीटा फंक्शन ऑफ आर, हमने एक जनरल फंक्शन ऑफ आर ले लिया कि ओमेगा आर वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगला आप लोगों को पता भी हो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर। सर्कुलर फॉर्म में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशन के तौर पे भी आप लोगों को बात याद होनी चाहिए। वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। सुना है रिलेशन कभी किसी ने पहले? ये कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ आप लोगों यस सर, फिजिक्स में पढ़ा था ये, को। हाँ फिजिक्स बीएससी में में। पढ़ा होगा आप लोगों ने, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना? ओके, गुड। तो उसकी जगह पे वी थीटा की जगह पे ओमेगा आर, और एक आर इसमें पहले ही है वी थीटा के साथ, तो ओमेगा आर स्क्वायर। तो जब आर के लिए से डेरिवेटिव लेना तो जाहिर है टू तो ओमेगा तो नहीं डेरिवेटिव आएगा, आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा, 2 से कैंसिल, आर से कैंसिल, ओमेगा आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आ गई, और एक्साई जीटा की वैल्यू 2 ओमेगा आ गई। और फिर सर्कुलेशन के फार्मूले में वी की जगह पे जो वी की वैल्यू बनी है टेंजेंशियल 2 ओमेगा जी डी ए, ये हमने क्या कर दिया जी? ये क्या दिया इसको कि दैट विल बी द, ये यहाँ से लिखा उसने 2 ओमेगा डी ए, ये वाला 2 ओमेगा जी डी ए, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला जो है ये डी एस की फॉर्म में वन डायमेंशनल है। ये हमारे पास जो है एरिया इंटेग्रल है, वो क्लोज कर्व इंटेग्रल है, ये एरिया इंटेग्रल की फॉर्म में हमने लिखा है। ओमेगा जी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो जो सर्कुलेशन आएगी ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी ए, तो 2 ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास। तो 2 ओमेगा ए जो है सर्कुलेशन की वैल्यू आ गई। तो हमें तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं उनका पता चल गया। अगर इरोटेशनल फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो क्या होते हैं जी? इरोटेशनल की कोई डेफिनेशन बताएगा मुझे कि इरोटेशनल फ्लो कौन सा था?
सर इरोटेशनल फ्लो ऐसा होता है कि जिसमें फ्लो फ्लो की मतलब रोटेशन हो, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो की रोटेशन ना हो तो फिर वो इरोटेशन कहलाएगा, मतलब उसका कर्ल अगर 0 आ जाए। हाँ, कर्ल 0 हो जाएगा। तो क्योंकि कर्ल्स की, अगर कर्ल के आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी शायद कभी देखी होगी ना, तो उसमें भी जी हम सर, अक्सर ये डिस्कस। रोटेशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कर्ल। गुड। ओके, फॉर इरोटेशनल फ्लो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर आर पार्शियल आर आर वी थीटा इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है फिर इरोटेशनल की फॉर्म में कर्ल 0 होगी, तो इसका मतलब ओमेगा 0 होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 है तो 1 ओवर आर, आर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। डेरिवेटिव 0 है तो वो टर्म इक्वल टू कांस्टेंट होगी। तो वी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर आर, सी ओवर आर। और ये देखें, इससे चीज़ वेरीफाई भी होगी कि अगर इस टाइप का फ्लो होगा तो उसमें जो वी थीटा है वो फंक्शन ऑफ आर होगा। एक तो कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में आर है, तो ये वी थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। इस चीज़ को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये यहाँ पे वही बता रहा है कि अगर हम इन ट्रू सेंस भी देखें, सर्कुलेशन अगर हमारे पास किसी कंटूर में हो और ओरिजिन उसके अंदर मौजूद हो, तो अगर उसको सिंप्लीफाई करें, उसका इंटेग्रल लें, तो वो 2 पाई सी आता है, सी ओवर आर, ये वैल्यू वी की जगह पे पुट करने से। ठीक है, तो ये उसकी एक स्पेसिफिक केस है। पिछले पेज तक हमारा उसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अभी तक हमने कौन से 2 टॉपिक किए हैं फ्लूइड मोशन में से, कौन बताएगा? फ्लूइड मोशन के अंदर हमने 2 टॉपिक किए अभी तक। तो ट्रांसलेशन रोटेशनल के। हाँ, एक तो फ्लूइड ट्रांसलेशन कर लिया, एक हमने क्या पढ़ा, सर फ्लूइड रोटेशनल के। फ्लूइड फ्लूइड रोटेशन। नहीं, वो डिफॉर्मेशन ही पढ़ा ना। फ्लूइड रोटेशन जो है वो एक्चुअली ये फ्लूइड डिफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन 2 तरह की पढ़ ली। अब ट्रांसलेशन होगी, रोटेशन होगी, तीसरी कौन सी टाइप थी? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। तो अब हम क्या करने लगे हैं जी, फ्लूइड डिफॉर्मेशन को डिस्कस करने लगे हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फ्लूइड डिफॉर्मेशन को। अच्छा, फ्लूइड डिफॉर्मेशन की डिस्कशन से पहले एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी। मैं अभी भी साथ साथ सेल फोन पे चूंकि आप लोगों के वो देख रहा हूँ, जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने भेजे हैं। तो भाई मैंने आप लोगों के ऊपर ये तो पाबंदी नहीं लगाई थी कि एक बंदा सिर्फ काम कर लेगा और बाकी तमाम के तमाम उसी का किया हुआ कॉपी पेस्ट करके मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है ना? ये तो हाईली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है ना। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों की डिफरेंट हुई अगर, तो वो तो ठीक है। जिन्होंने सेम लिखा उनको फिर इस असाइनमेंट के मार्क्स तो नहीं ना मिल सकते। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हैंड रिटन फॉर्म में उसको सबमिट करवा दिया। चले, किसी के पास आप लोगों में से इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, कोई 2-4 कैंडिडेट होंगे चले जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ जेन्युइन इश्यूज वाले छोड़ के, क्योंकि आप लोग अब इस टाइम एज्यूम किया जाता है कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोग प्रोग्रामिंग का भी एक वो ले रहे होंगे कोर्स, पढ़ रहे हैं ना एक प्रोग्रामिंग का कोर्स, कंप्यूटर। सर जी जी सर बेटे। हमें टीचर ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर था जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवाई है, और अब वाले में हमें वो प्रोग्रामिंग करवा अच्छा, तो रहे हैं। नहीं, प्रोग्रामिंग में सिर्फ सी प्लस प्लस टर्बो में हम डाटा लिख रहे हैं, बस प्रोग्राम ये सारा काम नहीं करता वो, और ये सारा काम करने वाला है।
तो यानी कि कंप्यूटर तो सबके पास अवेलेबल होना चाहिए ना, अवेलेबल आप लोगों के पास। सर कुछ ऐसे लड़के सर भी वो तो हम हैं, कर लेंगे किसी स्टूडेंट ना हैं। किसी तरीके से चले वो असाइनमेंट मैं ये बता रहा हूँ कि इन केस के किसी का कोई सबमिट करवाना है जिस आपको। जिसका कोई जेन्युइन इशू है ना, वो कैंडिडेट तो चले हैंड रिटन अगर कोई भेजे तो, वरना कोशिश देखें आप लोगों के लिए इस वजह से कहा गया है, इस वजह से बताया गया है कि जब जब आप लोग मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप लोग अब अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाएंगे, तो फौरन से सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप लोग जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो अगर आपको टाइप करनी पड़ेगी, इवन कि एक छोटी सी क्लास का किसी का पेपर भी बनाना पड़ गया, तो आप लोग तो कंप्यूटर कोडिंग कर चुके हुए हैं, ये ज्यूम किया जाता है कि आप लोगों ने कंप्यूटर कोडिंग भी पढ़ी हुई है। तो जब आप लोग कंप्यूटर कोडिंग तक पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आप लोगों को कहा जाए पेपर बनाने के लिए, आप लोगों को जी कहा सर। जाए कि ये काम करें या ये एक इक्वेशन ही टाइप कर दें और मैथमेटिकल फॉर्म ना लिखनी आई आप लोगों को, तो ये कितना एक अजीब सा केस होगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इस पे फोकस ज़रूर करना है कि ये लिखना इसको ज़रूर सीखें। जिसको कोई इशू हो वो बता सकता है कि हाँ जी ये हमारे से नहीं हो रहा या ये हमसे जो लिखनी नहीं आ रही। ठीक है बेटे। और सर काफी जो क्लास फेलोज हैं उन्होंने हार्ड तो की हुई थी, उनको आता था सवाल, लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि हमें ना टाइप करके दे दें, क्योंकि उन्होंने टाइपिंग शायद उन्हें नहीं आती। तो फिर तो सर हमारी सेम हो नहीं गई। जी बेटे, जिनकी सेम होगी उनको तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। इसका मतलब किसी सर देखें बेटे, सुन लें मेरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा। असाइनमेंट एक ऐसा केस होता है जो कोई किसी के असाइनमेंट कैसे कर सकता, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, ये किसी भी सूरत में काम नहीं करना। देखें आपका जो इशू आ रहा है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये इशू है, टाइप नहीं हो रही, टाइप नहीं करना आता, ताकि उनको टाइप करने का बताया जाए, ना कि वो किसी कोई एक XYZ पर्सन जो है वो उसको टाइप करके दे दे, और वो ये तो मतलब बहुत गलत बात है। ठीक है, सर सॉरी, इस दफा सॉरी, नेक्स्ट नहीं ऐसा करेंगे। तो ये काम नहीं आप लोगों ने करना होता। ठीक है, सर और पता नहीं। ओके चलो जी, अब मैं इसको जी जी बेटे बोले। बेटे मैं तो आपकी कॉपी आवाज पेस्ट ही होता आवाज आपकी है। कट के आ रही है बेटे, दोबारा बोले। सर सबमिट तो करवाने ये बता रहे हैं। सबमिट सबमिट बेटे आप लोगों के पास जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होता है ना, ये आपको मैं बता दूं, हमारे असाइनमेंट का सिर्फ एक ही रूल हुआ करेगा कि असाइनमेंट जब कभी भी आपने सबमिट करवानी है, जिस वीक में आपको असाइनमेंट दी है ना, नेक्स्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप लोग असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा सकते हैं। समझ आइए बेटे बात। जी सर। थैंक यू जी सर। सर। हाँ यानी जी कि सर आ गए। मतलब ये है कि आज अगर आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा मैं, या गुजरे हुए कल भी अगर कोई असाइनमेंट दी हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट वीक, कल अगर मैं ये भी कहूँ आपको कि भाई कल आपने जमा करवानी है, वो बुध का दिन हो, तो इसका सादा मतलब ये होगा कि आप लोगों ने अगले बुध से पहले पहले उसको जो है वो सबमिट करवाना है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप फौरन तो नहीं उसको कर सकेंगे अगर करना भी चाह रहे होंगे तो। सर आप लेक्चर से पहले। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले, नेक्स्ट लेक्चर के बाद लेकिन, और ये काम ना हो जिस तरह आज अभी भी ड्यूरिंग लेक्चर आ रही थी। ठीक है ना, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं, आप लोग लेक्चर जब ले रहे हैं तो लेक्चर के दौरान तो कम से कम लेक्चर का काम करें ना। वो ओके बड़ा सर। अजीब सा लगता है कि आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर चला रहे होते हैं काम को।